नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 75 नए विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों की शुरुआत की। गोवा विधानमंडल की कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक वहां पहुंचे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने ई पलनीसामी को महासचिव चुना। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम पार्टी से निष्कासित। पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून की तेज वर्षा। मौसम विभाग ने तेलंगाना में अगले 3-4 दिन तक कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलजेपी और उसकी जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमेइतो की संसदीय चुनावों में बड़ी जीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। दोपहर समाचार में दिव्या तोमर के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 95वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम आंदोलन चलाने वाले स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं और हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से भी बात की। 9,500 किलोग्राम कांस्य से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उद्योग अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग ने किया है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इंडियन सिविलाइजेशन के विकास का एक प्रमुख कारण भी रही है। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि के लिए यंत्रों का विकास किया जो कि आर्टिफिशियल था।
परिवहन के लिए जो व्हील्स होती हैं, पहिए, इनका विकास किया, वह भी आर्टिफिशियल था। इस प्रकार की कई इन्वेंशंस हुए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की दवाएं हैं, कार है, हवाई जहाज है और इसी तरह की बहुत सारे अन्य मशीनें भी हैं जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की और सारी की सारी लगभग आर्टिफिशियल ही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा में 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई थी। साथियों, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक भी सिद्ध हो रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 75 उत्पादों की शुरुआत के अलावा अन्य 100 उत्पादों को भी विकसित करने के लिए विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि इससे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और मुख्य सड़कों पर यातायात कम होगा। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई का हिस्सा है। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के सभी भागों में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से हिमाचल प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज हमीरपुर जिले में नरसिन स्थित सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई सहित टोनी देवी के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए गोवा में हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने घटनाक्रम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इस बीच गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे गोवा के प्रभारी दिनेश गुंडूराव के कल के वक्तव्य से दुखी हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब भी पार्टी के साथ हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। इस बीच विधायक माइकल लोबो को कल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था। गोवा के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने पार्टी में गुटबाजी का षड्यंत्र रचने की बात कही थी। गोवा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने एक ही नेतृत्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए समन्वयक और सह समन्वयक के पदों को समाप्त कर दिया है। आज सवेरे चेन्नई में आयोजित पार्टी की आम परिषद की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी को अंतरिम महासचिव के रूप में चुना गया। एकल नेतृत्व की व्यवस्था से उनके प्रतिद्वंदी गुट के नेता ओ पन्नीरसेल्वम का पद समाप्त हो गया है। आम परिषद ने 4 महीने के भीतर महासचिव पद के लिए चुनाव कराने का संकल्प लिया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के सुचारू कामकाज और उसके पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत एकात्मक नेतृत्व की आवश्यकता है। पार्टी की आम परिषद की बैठक आज हुई क्योंकि आज सवेरे मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 654 एकड़ भूमि में फैला ये हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस हवाई अड्डे से देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध कराएगा। देवघर हवाई अड्डा सालाना 5 लाख यात्रियों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र के विकास का उद्घाटन भी करेंगे।
इस परियोजना में 2000 की क्षमता वाले 2 बड़े तीर्थ मंडली हॉल का विकास भी शामिल है। इसमें जलसार झील और शिव गंगा तालाब का पुनर्विकास भी शामिल है। पीएम मोदी बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शिल्पी के साथ समाचार कक्ष में रोमा हंस। प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर जिले में 16,835 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देवघर की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 10,270 करोड़ रुपए से अधिक की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 6,565 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में अवमानना मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 2,000 रुपए जुर्माना और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आज कहा कि विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को $4 करोड़ का लेनदेन अमान्य और अप्रभावी है। 2017 में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए माल्या ने अपने बच्चों को $4 करोड़ हस्तांतरित किए थे। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने याचिका में अवमानना कार्रवाई की मांग की थी। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण न चुकाने के मामले में आरोपी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने अपने त्यागपत्र की पुष्टि की है। वक्तव्य में कहा गया है कि श्री गोताबाया ने आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि वे बुधवार को पद से हट जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले संसद के अध्यक्ष ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने यह भी कहा है कि वे भी अपना पद छोड़ देंगे। इस बीच प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि वे तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक ये नेता अपना पद नहीं छोड़ देते। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि अभी ये नहीं पता कि राजपक्षे कहां पर हैं। श्रीलंका के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का त्यागपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब वे संसद के अध्यक्ष को विधिवत रूप से लिख कर देंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने बताया, अब ये निर्णय हो गया है कि श्रीलंका के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यपद संभालेंगे 1 महीने के लिए और उसमें एक नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये समझौते पर आ गए हैं जो एक सर्वदलीय सरकार बनाएंगे। तो अब राजपक्षे ब्रदर्स के सभी बाहर निकल जाएंगे। गोटाबाया राजपक्षे भी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे 13 तारीख को। रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है पद से अपने इस्तीफा दे देंगे। तो एक कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है जो ये सर्वदलीय सरकार ये वहां का जो आर्थिक क्राइसिस है में उसका हल निकालने में सफल होगी। भारत बहुत समय से श्रीलंका की सहायता करता रहा है इस आर्थिक क्राइसिस से निकलने के लिए और आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा, ये विदेश मंत्री ने कहा। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस वर्ष $3 अरब 80 करोड़ की अभूतपूर्व सहायता दी है। श्रीलंका की स्थिति के बारे में मीडिया के प्रश्नों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के गहरे पारंपरिक संबंध हैं
और भारत इस कठिन चुनौती से निपटने में श्रीलंका के साथ है। जापान में सत्तारूढ़ दल और उसके गठबंधन सहयोगी ने संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और उसकी गठबंधन सहयोगी कोमईतो पार्टी ने 248 सीटों वाले सदन में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ाकर 146 कर ली है। ऊपरी सदन की आधी सीटों के लिए चुनाव हुआ था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कल चुनाव परिणाम के लिए आभार व्यक्त किया। श्री किशिदा ने जापानी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत स्थिति में लाने का संकल्प भी व्यक्त किया। चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने के ठीक 2 दिन बाद ये चुनाव हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में वंदकपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पहले आतंकवादी की पहचान केसर कोका के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद सहित अमेरिका निर्मित एक राइफल, M4 कार्बाइन, एक पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। देश में अब तक 198 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 16,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इसी अवधि में 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 98.50% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 75 नए विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों की शुरुआत की। गोवा विधानमंडल की कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक गोवा पहुंचे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने ई पलनीस्वामी को महासचिव चुना। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम पार्टी से निष्कासित। पहलगांव मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून की तेज वर्षा। मौसम विभाग ने तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और उसकी जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमईतो की संसदीय चुनावों में बड़ी जीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर शुरू कर दी गई है। इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बालताल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा बालताल और पहलगाम दोनों रास्तों पर उपलब्ध है। इस बीच अमरनाथ गुफा के निकट बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा रहा है। सेना भी रास्ते की मरम्मत में लगी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष
आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चेत्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर डिस्पैच में असहमति के 2 प्रसिद्ध सूत्र लिखे, जिनमें भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न दोषों की ओर इशारा किया और सुधारों का सुझाव दिया। किसी भारतीय के लिए इस तरह की आलोचना करना और इस तरह की मांग करना उन दिनों अविश्वसनीय था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने वाली वाइस रीगल घोषणा की गई, तो नायर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। नायर देशभक्त थे, जिन्होंने 24 अप्रैल 1934 को मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए काम किया। महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1882 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने देश भर में महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार किया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पहाड़ी भाषा में गीत और कविताओं की रचना की। कांशीराम को संगीत और कविता का शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही पहाड़ी भाषा में गीत और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। वो रोजगार के लिए लाहौर गए, जहां युवा काशी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। काशी ने भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय सहित जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को भी देखा। कांशीराम को 1920 में उनके गांव डाबा सीबा में गिरफ्तार किया गया और लाला लाजपत राय के साथ धर्मशाला जेल भेज दिया गया। 1922 में रिहाई के बाद वो फिर से लाहौर चले गए और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। अंग्रेजों ने कांशीराम की प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा तिग्घा पर ढियारे यानी ब्रिटिश सरकार अपने अंतिम चरण में है के लिए उन्हें एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। 1930 से 1942 के बीच कांशीराम को अंग्रेजों ने 9 बार गिरफ्तार किया। सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहा था। कांशीराम ने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान भारत के स्वतंत्र होने तक काले कपड़े पहनने का संकल्प लिया। 15 अक्टूबर 1943 को बाबा कांशीराम ने अंतिम सांस ली। इस बहादुर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसपे आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिन हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने किया था। तेलंगाना के कई इलाकों में, विशेषकर उत्तरी जिलों में लगातार वर्षा के कारण अगले 3-4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलभराव से कई नाले उफान पर हैं। तेज वर्षा के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों के कई इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की। राज्य सरकार ने प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और वायुसेना की टीमों को तैयार रखा गया है। एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों में भी अवकाश की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले 3 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। प्रशासन ने एहतियाती तौर पर अगले 3 दिन के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 72 घंटों के लिए गढ़चिरौली में मूसलाधार बारिश होगी। जिला प्रशासन ने कल जारी एक आदेश में कहा कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। मराठवाड़ा के नांदेड़ में तेज वर्षा से किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। नांदेड़ के सांसद प्रतापराव पाटिल चिकाहलीकर ने प्रभावित किसानों को 100% आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। मूसलाधार बारिश से नांदेड़ और अर्धपुर में नदियों में बाढ़ आ गई है। नासिक में भी विभिन्न बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री को राज्य के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा और बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में तेज वर्षा का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। मद्रास प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम आंदोलन चलाने वाले स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 75 नए विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों की शुरूआत की। गोवा विधानमंडल की कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक वहां पहुंचे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने ई पलनीसामी को महासचिव चुना। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम पार्टी से निष्कासित। पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून की तेज वर्षा। मौसम विभाग ने तेलंगाना में अगले 3-4 दिन तक कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलजेपी और उसकी जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमैतो की संसदीय चुनावों में बड़ी जीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।